नमस्कार रेल साथियों। वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक से 50 तक हमने हल कर लिए थे। प्रश्न संख्या 51 से 100 तक अब हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 है, हाउ मेनी पेनल्टीज आर देयर इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो ये 6 और प्लस 5, ये होती है आपके 11। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सेवन, 8, 9 और 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 53 है, फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ? When did the Factory Act 1948 come into effect? तो ये जो आपके लागू हुआ था इसकी डेट है 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हुआ था। तो यहाँ आपका ऑप्शन 1/4/1949 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। फैक्ट्री में बच्चों के पालनाघर की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक है? तो ये मैंने कई बार बताया है। यदि आप मेरे पिछले वीडियो देखते हैं, जो भी मैंने पिछले वीडियो डाले हैं, तो इनको मैंने इतनी अच्छी तरह से रटा दिया है कि ऐसे प्रश्न आपके गलत कभी भी नहीं होंगे। तो ये 30 हैं। हम बात करें यहाँ 30 के लिए पालनाघर आ जाएगा आपका। 30 के लिए आपका, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं CRECHP, पालनाघर। और 150 पे जो है आपका फर्स्ट एड बॉक्स है। 150 पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स है। ₹150 पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स है। और 250 पे आपकी कैंटीन है। और 500 पे आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर है, एम्बुलेंस है, डिस्पेंसरी है, डॉक्टर है। और 1000 पे आपका चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, CSO जिसको अपन बोलते हैं, CSO। यहाँ ध्यान रखिए 500 पे वेलफेयर इंस्पेक्टर भी होता है, एम्बुलेंस भी होती है, डॉक्टर भी होता है, डिस्पेंसरी भी होती है। एक ही बात है डॉक्टर और डिस्पेंसरी। तो यहाँ अपन उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। हाउ मेनी वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री फॉर प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज। तो ये आपका 30 हो जाएगा। एक ट्रेड यूनियन बनाने हेतु कितने लोगों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 7 आदमी ट्रेड यूनियन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं।
प्लस अधिक तो फिर कितने भी हो सकते हैं, 7 या 7 से अधिक। तो ये 7 और मोर। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फ्रॉम ए ट्रेड यूनियन। तो इसके लिए आपको 7 या अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कारखाना अधिनियम 1948 की स्थिति से प्रभावी हुआ है। तो ये 1/4/1949 से प्रभावी हुआ है। इफेक्ट की बात कर रहा है। व्हेन डिड द वर्कशॉप एक्ट 1948 केम इनटू इफेक्ट। तो ये आपके 56 में डी है, 1 अप्रैल 1949। किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की कितनी संख्या होने पर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। तो ये 500 है। अभी मैंने बताया ऊपर 250 कैंटीन के लिए है। 350 की कोई कारखाने में कोई परिभाषा नहीं है कि 350 पे, 450 भी यहाँ गलत है। 250 पे कैंटीन है, 500 पे वेलफेयर इंस्पेक्टर है, 500 पे ही डिस्पेंसरी है, और 500 पे डॉक्टर है, और 500 पे ही एम्बुलेंस है। 500 पे ही एम्बुलेंस है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 250 कैंटीन के लिए है। किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की संख्या कितनी होने पर वेलफेयर इंस्पेक्टर या वेलफेयर ऑफिसर का होना चाहिए। तो वो 500 है। और 1000 आदमियों पर आपका CSO होता है। 1000 आदमियों पे आपका CSO होता है, जिसको अपन चीफ सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। तो इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री फॉर पोस्टिंग ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। तो ये आपके 500 वर्कर्स पे वेलफेयर इंस्पेक्टर होना जरूरी है, 500 कर्मचारियों पर। 58 है। व्हाट आर द वर्किंग आवर्स पर वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट। तो ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 48 घंटे एक वीक के अंदर होते हैं, यानी कि 8 घंटे के पर दिन के हिसाब से संडे का अवकाश रहता है, तो 6 दिन का करेंगे। तो ये 8 को इंटू 6 से करेंगे तो 48 घंटे आ जाएंगे। चलिए, तरह सर काम नहीं कर रहा है साथियों, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी जानते होंगे, रायपुर है, नो डाउट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए रायपुर। ट्रेड यूनियन कानून किस वर्ष में लागू हुआ था। तो 1926 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवारा का जो मंदिर है वो आपके माउंट आबू में स्थित है। 61 में सी आंसर आ जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के उल्लंघन के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास क्या है। तो ये जो व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, उसके अनुसार ये 1 साल है। ऑप्शन यहाँ सी आएगा, 62 में सी। फैक्ट्री एक्ट 1948 का खंड 49 किसके बारे में है। जो 49 है खंड, वो आपके वेलफेयर ऑफिसर के लिए है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का ये पेपर है और उसी के लिए पूछ रहा है। अपन कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ये CRCHE है जो पालनागर है, ये कैंटीन है, और रेस्ट रूम का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कैंटीन के लिए 250 है, अभी मैंने ऊपर बताया, और इसके लिए 30 आ जाएगा। वेलफेयर के लिए 500 आ जाएगा, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो जो सेक्शन 49 की बात यहाँ पूछ रहा है तो ये वेलफेयर के लिए आ जाएगा। ऑप्शन ए आंसर यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 64 है। द इंटरेस्ट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस इज रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। मकान अग्रिम राशि का ब्याज अधिकतम कितने किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए। तो ये होता है आपका मूल 180, और इसमें ब्याज का होता है 60, और ये हो गया आपके 240 दोनों को मिला के। तो यहाँ ब्याज का पूछा था, तो
ब्याज राशि का ब्याज का पूछा था, तो हम यहाँ 60 ले लेंगे, हम यहाँ 60 उत्तर ले लेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष मिलकर के करते हैं? स्त्री और पुरुष जो मिलके नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य है? घूमर, गैर नृत्य, गुड़ला नृत्य। घूमर नृत्य में केवल स्त्रियां करती हैं, गैर नृत्य भी यहाँ नहीं हो सकता है, गुड़ला नृत्य भी यहाँ नहीं हो सकता है। गरबा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ये नृत्य जीएस जीके का प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, तो यहाँ गरबा नृत्य आपका। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और उड़ीसा पड़ता है आपके कोणार्क में। यहाँ सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ये जीके का प्रश्न है। तो 66 में यहाँ बी आंसर हो जाएगा। वेरी सन टेम्पल लोकेटेड कोणार्क। और ये जो चलिए 67 है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो वेद 4 होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। चारों यहाँ दिए हुए हैं। वेद होते हैं जो 4 होते हैं, चारों यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है वो पूछ रहा है। वेद ये चारों ठीक है, चारों ही वेद हैं, लेकिन सबसे पुराना पूछा है तो ऋग्वेद यहाँ आपका सबसे पुराना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। प्रश्न संख्या 68 है, रेलवे चिकित्सकों वेतन प्लस प्रैक्टिस बंदी भत्ता दोनों मिलाकर प्रति माह अधिकतम कितना भुगतान देय हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट रेलवे डॉक्टर्स कैन बी पेड एज बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिस अलाउंस पर मंथ? तो ये आपका 2,37,500 होता है, रट लीजिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसको आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए समझाने के लिए बहुत कुछ होता है, और कुछ प्रश्नों का अपने को रट्टा भी मारना पड़ता है, और कुछ प्रश्न हैं जो ट्रिक से याद किए जा सकते हैं, और कुछ प्रश्न पढ़ने भी पड़ते हैं। तो रट्टा मार लीजिए, 2,37,500 रुपए। 69 है, नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है? तो ये 7200 रुपए प्रति माह है। नर्सिंग अलाउंस इज पेबल एट व्हाट रेट? तो यहाँ पर मंथ के हिसाब से लिया है, और पर मंथ के हिसाब से ये 7200 है। एक साल का आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 से इसको। तो यहाँ ऑप्शन अपन ए ले लेंगे, 7200 रुपए पर मंथ, ऑप्शन ए। कितने वर्ष की सेवा के उपरांत पीएफ से स्थायी निकासी की जा सकती है? तो ये 15 वर्ष होते हैं। 15 वर्ष के बाद आप पीएफ से, प्रोविडेंट फंड, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ ए, और एक होता है एफ एम ए, ये होता है आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और ये होता है फिक्स मेडिकल अलाउंस, ये अलग चीज है। हम बात यहाँ पीएफए की कर रहे हैं। तो ये 15 वर्ष है, 15 वर्ष के बाद आप स्थायी निकासी कर सकते हैं। और रेलवे में आप यदि 10 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और ये जो 15 वर्ष के बाद जो पेंशन का कम्युनिटेड है वो भी ये 15 वर्ष की सर्विस के बाद रिस्टोर हो जाता है। और 20 वर्ष की सेवा यदि आप रेलवे में कर लेते हैं तो आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं। 20 वर्ष की सेवा आप रेलवे में कर लेते हैं तो आप वीआरएस के
हकदार हो जाते हैं। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए मैंने इनको लिया है। 10 वर्ष की रेल सेवा आप कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और जो पीएफ का ये जो पूछा है रिस्टोर का इसमें पूछा नहीं है, कई बार पूछा जाता है, तो वो 15 वर्ष होता है। यहाँ पूछा है स्थायी निकासी की जा सकती है, तो वो 15 वर्ष है। और यदि आप रेलवे में 20 साल की सर्विस कर लेते हैं तो आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं, आप वीआरएस ले सकते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस फाइनली विथड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम पीएफ अकाउंट, तो आपका ये 15 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बेटी के विवाह तो पीएफ से स्थायी निकासी विशेष मामले में अधिकतम कितने माह का वेतन दे, ये तो 1 साल का है, 12 महीने यहाँ बिल्कुल सही है। या तो ये 1 ईयर आप इसको बोल सकते हैं, 1 ईयर का मतलब 12 माह होता है, एक ही बात है। और ये है अपना 12 माह बोल सकते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत करने की अधिकतम समय सीमा क्या है, तो ये 2 महीने है, बिल्कुल सही है, ये 2 महीने हैं। आप 2 महीने को आप 60 दिन भी बोल सकते हो, यानी टीए फार्म जिसको आप बोलते हो, टीए लेने के लिए आप 60 दिन के अंदर उसको भर के जमा करा सकते हो। और जो टीए आपका जो बनेगा, टीए क्लेम बनेगा आपका, वो आपके पेमेंट में जुड़ के आ जाएगा, उसको 60 दिन के अंदर अंदर उसको क्लेम किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखें। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ प्रोड्यूस टीए क्लेम, तो ये आपके 60 डेज हो जाएगा। अब यहाँ युद्ध वाले प्रश्न आ गए कि युद्ध कब कब लड़े गए। तो अक्सर जो युद्ध के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने ये देखा है कि रेलवे के अंतर्गत जो युद्ध के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मोस्ट युद्ध जो पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये पानीपत का जो युद्ध होता है, ये बहुत फेमस युद्ध है। और ये जो पानीपत के जो युद्ध हुए थे, वो 3 युद्ध हुए थे। ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो आपके 1556 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। और एक पानीपत का तराइन का पूछा जाता है। तराइन का पहला युद्ध आपके 1191 में हुआ था, और दूसरा 1192 में हुआ था। और यहाँ प्लासी का युद्ध पूछा है, तो यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये ईयर है जो मोस्ट है। जब मैंने देखा है कि वेलफेयर इंस्पेक्टर में या जेई मैकेनिकल में, जीएस में, इन जो ये प्रमुख युद्ध हुए थे उनके ईयर पूछ लिया जाता है। तो ये 91, 92 तराइन का है, और ये 26, 56 और 61 ये पानीपत के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये 1757 आपका प्लासी का युद्ध है। तो प्लासी के साथ साथ ये भी पूछ लिए जाते हैं, पानीपत का और तराइन का भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी दिमाग में रखें। तो यहाँ ऑप्शन है जो आपका 73 में ए हो जाएगा, 1757। 7वें वेतन आयोग में कितने वेतन मैट्रिक्स हैं, तो यह है, मैं बता दूं आपको, टोटल L1 से L18 तक है। तो टोटल की बात करें तो टोटल 18 हो गए, सीधा उत्तर है, ऑप्शन गए यहाँ आपका करेक्ट है। इसकी L1 की बेसिक है आपके L1 की बेसिक है आपके 18,000 रुपये है, जो ग्रुप डी की होती है। और ये जो L18 की जो बेसिक होती है वो 2.5 लाख रुपए है, वो 2.5 लाख रुपए है, जो कि कैबिनेट सचिव लेवल के स्तर के अधिकारी की होती है।
तो ये भी आप ध्यान रखें। L1 के 18,000 है सबसे कम, जो ग्रुप डी की आती है, और ये आपके 2.5 लाख रुपए L18 की है। इसके अलावा और भी आप महत्वपूर्ण बेसिक है वो याद रख सकते हैं, कम से कम 7-8 बेसिक हैं, वहां तक आप याद रखिएगा। तो ये आपकी हाउ मेनी पे मैट्रिक्स लेवल्स एज पर 7 CPC, तो ये आपके ये आपके हाउ मेनी पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7 CPC है, तो ये 18 हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकतम DCRG क्या दे है, तो DCRG होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार 20 लाख रुपए है। DCRG 7वें वेतन के अनुसार 20 लाख रुपए है रेलवे में, और यदि ऑन ड्यूटी कर्मचारी मरता है तो 25 लाख रुपए है। ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो 25 लाख रुपए है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, और जो DCRG की राशि है 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो 20 लाख रुपए है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। DCRG की राशि 20 लाख है, और यदि रेलवे कर्मचारी ऑन ड्यूटी मरता है, डेथ होती है, तो 25 लाख रुपए है। तो चलिए, कितनी अवधि के बाद दोहरा प्रभार भत्ता देय है, तो ये 45 दिन के बाद देय है। ऑप्शन ख यहाँ राइट हो जाएगा आपका। ड्यूल चार्ज अलाउंसेज इज पेड आफ्टर व्हाट ड्यूरेशन, तो 45 डेज आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, रोजगार के सेक्शन 130B के तहत का वर्गीकरण किया गया है, तो ये आपके EI के लिए किया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। आवश्यक रूप से विरामी, HOIR को 4 भागों में बांटा गया है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन, 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक्सक्लूडेड, कंटिन्यूस, इंटेंसिव और EI, आप ये देख सकते हैं चारों भाग। इसमें ये सेक्शन 130B की बात कर रहा है, सेक्शन 130B की बात कर रहा है, तो ये आपके EI के लिए लागू है। रोजगार के सेक्शन 130D है, वो आपके इंटेंसिव के लिए है, यानी गहन के लिए है। 78 में ए ऑप्शन हो जाएगा, ये गहन के लिए है। 130 जो डी है वो इंटेंसिव के लिए है, और 130B है जो EI के लिए है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसांग उत्सव आपके सिक्किम में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाले लॉग ऑन और लॉग ऑफ का तात्पर्य घंटे ड्यूटी से कितना है, तो ये 10 आवर्स से है। लॉग ऑन का 10 आवर्स से है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुपात हैं, तो ये 2 ब्रेक और 3 स्पेल होते हैं। ऑप्शन ये रट्टा मार लीजिए, 2 ब्रेक और 3 स्पेल होते हैं, और ये अक्सर पूछा जाता है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2 ब्रेक और 3 स्पेल होते हैं, 3 स्पेल होते हैं। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, गिरनार की पहाड़ियां आपके गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ ए आंसर आ जाएगा। शांतिवन किसका समाधि स्थल है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म स्थल है। समाधि स्थल शांतिवन, ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। 83B, हुज समाधि सिचुएटेड इन शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू।
योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84 है, रेस्ट हाउस का केयर टेकर रेस्ट हाउस का रोस्टर घंटे के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकता है? तो ये 72 है साथियों, 72 है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। प्राथमिक और सुविधा के मामले में गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय सतत सीमा क्या निर्धारित है? तो यहाँ ये चारों गलत है, यहाँ ये चारों गलत है, ये 3 हाउस होगा और ये प्रश्न रेलवे द्वारा इस प्रश्न को हटाया जा सकता है क्योंकि इसके चारों उत्तर गलत हैं। हम अंग्रेजी वर्जन भी देखें। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव इज 3 हॉर्स। तो ये आपके किसी भी में नहीं है, तो इस प्रश्न को रेलवे को डिलीट करना पड़ेगा। आगे रेलवे की मर्जी। 86 कार्य की प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को सप्ताह में घंटे तक रोका जा सकता है। तो यह है 4 आवर्स। ऑप्शन ए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क बाय रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी 4 आवर्स ए वीक। 4 घंटे यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, आवश्यक रूप से विरामी वर्गीकृत कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम घंटे निर्धारित हैं। ये हैं 24 हावर्स इंक्लूडिंग ए फुल नाइट, वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 24 हावर्स इंक्लूडिंग a full night is guaranteed to railway servant whose employment is classified as essential employment. Option A. Option A. तो 24 घंटे पूरी रात सहित, घंटे पूरी रात सहित। ऑप्शन ए। किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को 12 घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को 12 घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। ऑप्शन डी, 12 घंटे। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव शैल बी कॉल्ड अपॉन टू ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ। तो ये आपका 12 घंटे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 89 प्रश्न है, जिसे रोको रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया गया उसे कितने प्रतिशत भत्ता मिलेगा? तो उसको ये 100% दिया जाएगा। 90 है, अविरामी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम घंटे निर्धारित हैं। तो ये 30 घंटे हैं, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 consecutive hours is guaranteed to railway servant whose employment is classified as continuous. Option A is correct answer. Zonal Railway Training Institute, जोनल रेलवे, देखो जेड से जोनल, आर से रेलवे, टी से ट्रेनिंग और आई से इंस्टीट्यूट। तो ये फुल फॉर्म इसकी हो गई। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, राजभाषा के शुरू हो गए हैं, वो हमने कर चुके हैं पहले में। यहाँ रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का पूछ लिया है। रेलवे, आर से रेलवे, दूसरे आर से रेट्स और टी से ट्रिब्यूनल। तो इसका मुख्यालय पूछा है जो कि चेन्नई में है। और यदि आर सिटी का पूछे तो वो पहले आपके आ चुका है। रेलवे
RCT का पूछे तो रेलवे क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, तो ये आपके न्यू दिल्ली, ये आपके न्यू दिल्ली, ये आपके न्यू दिल्ली। RCT का न्यू दिल्ली और RRT का चेन्नई हो जाएगा आपका, दोनों याद रखने हैं आपको। RRT का न्यू दिल्ली, RCT का चेन्नई। कंफ्यूज नहीं होगा, सी से चेन्नई कर लीजिएगा। RCT में सी आता है, RCT में सी आता है, तो सी से सी मिला दीजिएगा, चेन्नई हो जाएगा। 92 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट है WCR का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय का दूसरा प्रश्न है। पहले पूछा था आपको ECR का, ईस्ट कोस्ट रेलवे, उसका था इसी पेपर में भुवनेश्वर था। अब पूछा है WCR का, तो WCR का हो जाएगा आपके जबलपुर। ये हेडक्वार्टर से संबंधित इसमें 2 प्रश्न आए हैं, मैंने इसका पूरा वीडियो बना रखा है। यदि आप वीडियो में देखेंगे तो मैंने ट्रिक बता रखी है याद करने की, तो आपको ये सारे 18 के 18 याद हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पूछा है जो 94 में, वो एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म पूछिए MOPR की। तो MOPR की होती है मैनिफेस्टो, O से होती है ऑफ, P से होती है पेंशन और R से होती है रूल्स। तो मैनिफेस्टो ऑफ पेंशन रूल। नहीं, ये सॉरी, मैनिफेस्टो नहीं होती है, मैनुअल होता है, थोड़ी सॉरी साथियों, ये मैनुअल होता है ऑफ पेंशन रूल। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होता है मैनुअल ऑफ पेंशन रूल, तो यहाँ आपका 94 में डी आंसर हो जाएगा। CRIS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछिए, एब्रीविएशन। देखिए साथियों, एब्रीविएशन का मैंने काफी वीडियो डाल रखे हैं। 1-2 प्रश्न मुख्यालय से संबंधित आते हैं और 4-5 प्रश्न एब्रीविएशन के आ जाते हैं, जो कि इस पेपर में भी आए हैं। तो मैंने 2-3 वीडियो एब्रीविएशन के डाल रखे हैं वीडियो में, तो आप उन दोनों तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जो एब्रीविएशन की नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। यहाँ CRIS की फुल फॉर्म पूछा है, तो CRIS के लिए यहाँ आपका सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ CRI का क्या होगा? ऑप्शन में सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंक्वायरी सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंक्वायरी, तो ये इंक्वायरी तो खैर इसमें आएगा नहीं। यहाँ सेंटर फोर, यहाँ 4 आना चाहिए था, सेंटर 4 आना चाहिए था यहाँ 4, तो यहाँ 4 नहीं है, तो ये भी गलत। फिर है सेंटर फॉर, ये रीजनल आ गया, तो ये भी गलत है। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन यहाँ रीजनल आ गया। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ बीच में रीजनल आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यहाँ इंक्वायरी आ गया। इसकी राइट इंफॉर्मेशन होती है आपके सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन, सेंटर 4 आता है बीच में, सेंटर फॉर रेलवे
इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये किसी में भी नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सही हो सकता था एब्रीविएशन, लेकिन यहाँ सेंट्रल आ गया, जबकि इसका सेंटर होता है। चलिए यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? 96 है। वेरी आर द अजंता केव्स सिचुएटेड, तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, जीके का प्रश्न है, सी आंसर। 97 है। निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फारंग का नंबर क्या है? तो ये SF1 है। निलंबन हेतु SF1 है। डीम्ड सस्पेंशन हेतु SF2 है। बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए SF5 है। छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए SF11 है। तो यहाँ निलंबन के लिए पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। RBI के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? जो RBI का प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन सा पेड़ है? जीके का प्रश्न है, तो उसमें ताड़ का पेड़ है। ये जीके का प्रश्न है। नाइन्टी 99 है। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अंग्रेजी में मरकरी। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर यूनिवर्स? तो ये मरकरी है। ऑप्शन ए। एंड्रेड की बात करें, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ये आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट का जन्मदाता है जो इंग्लैंड है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। क्रिकेट खेल का आविष्कार करने वाला या जन्मदाता, क्रिकेट को ऊंचाई, ये जो क्रिकेट जो खेल उपज था ये इंग्लैंड की उपज था। तो चलिए 100 में यहाँ ख आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का आपका इज्जत नगर रेलवे का पेपर पूरा हो गया है। अब सवाल ये है साथियों कि ये पेपर हमने पूरा कर दिया है, और हमारे जो उत्तर हैं, इन प्रश्नों के जो हमने उत्तर दिए हैं आपको इस वीडियो के थ्रू, ये उत्तर स्वविवेक, गूगल और हमारी जो बुक्स और जो हमारे पास जो नोट्स हैं उनके ऊपर आधारित हैं। रेलवे की आंसर की में और हमारे पेपर के उत्तरों में 2-4 प्रश्नों का अंतर आना स्वाभाविक सी बात है, आ सकता है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये केवल आप लोगों के अध्ययन के लिए और आप लोगों के नॉलेज को एनहांस करने के लिए, और आप लोगों को रेलवे की विभागीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं कि रेल साथियों की नॉलेज एनहांस हो। वो जिस प्रतियोगी जो विभागीय परीक्षाओं की जो रेल कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं उनके नॉलेज में एनहांस हो और उनके ज्ञान में इजाफा करने का ये मकसद है। फाइनल आंसर की रेलवे तय करता है, और रेलवे की जो भी कमेटी होते हैं, जो भी अधिकारी महोदय होते हैं, वो फाइनल आंसर की वही तैयार करते हैं, और जो फाइनल आंसर की होती है रेलवे की ही मानी जाती है। ये आपके कोऑपरेट के लिए और आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। इस वीडियो के आधार पर
हम किसी प्रश्न के उत्तर को चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो उत्तर आपको बताए जाते हैं ये हमारे स्व विवेक, गूगल, जो बुक्स प्रचलित है मार्केट में वो, और हमारे जो नोट्स हैं उनके आधार पर ये उत्तर बताए जाते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर भिन्न हो सकता है। हो सकता है कि रेलवे के आंसर की में भी हमारे उत्तर 2-4 प्रश्नों से अलग मिले, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हो सकता है। इस वीडियो के प्रश्नों के उत्तर को बेस बना करके आप कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्व विवेक और गूगल और जो बुक्स और जो नोट्स हैं उसके आधार पर ये उत्तर आपको बताए जाते हैं। तो ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रेलवे, जय भारत।